Hello and namaste everyone. So this is banking sector reforms in India complete video जिसके अंदर I will try to cover all the important topics and also about the Narasimham Committee second which was represented in 1998. Right, so let's start the video without wasting much time, and if you are new to the channel then don't forget to like, share and subscribe. So banking sector reforms are very important if you are preparing for any commerce competitive exam, because this is a particular topic which is the most favorite. For example, like fiscal policy, monetary policy, तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, चाहे आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की कर रहे हो या फर्स्ट ग्रेड हो या स्टेट कॉमर्स हो, सो कोई भी कॉमर्स का एग्ज़ाम क्यों ना हो। देखिए बेसिकली क्या हुआ था 1991 में इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो इतने कम रह गए थे कि हम सिर्फ 7 डेज का ही इम्पोर्ट मतलब परचेज कर सकते थे। तो उस टाइम पे इंडिया को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ा ना। लोन तो ले लिया बट शर्त रखी गई कि आपको अपनी कंट्री के अंदर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। तो यही रिफॉर्म्स हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स कहलाते हैं। अब ये क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि करना तो हमें पड़े ही, और हमें साथ में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी करना पड़ा। तो रीज़न इसका यही था क्योंकि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का ये कहना था कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर पहली बात तो लोन नहीं मिलेगा, और दूसरी बात अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपकी कंट्री की जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो हमेशा डगमगा कर ही चलती रहेगी। सो यू हैव टू डू दैट। सो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या कहा गया कि आपको अपनी पॉलिसीज़ के अंदर, अपने स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंजेस करना होगा ताकि आपका जो बैंकिंग सिस्टम है, जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है, वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके और थोड़ा रेजिलियंसी के साथ काम हो सके। तो ऑब्जेक्टिव्स यही थे कि एफिशिएंसी जो है वो अच्छी हो, इंक्लूजन हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि देखिए काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बैंकिंग सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं है, और या उनके खाते नहीं खुले हुए या उनके अकाउंट्स नहीं है। तो यहाँ पे एम यही था कि उन सबको इंक्लूड करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इंक्लूड होंगे उतना ही ज़्यादा जो पैसा होगा बेसिकली गवर्नमेंट की भी नज़र में आएगा और स्टेबिलिटी भी रहेगी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर। तो इसीलिए तो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया फॉर ऑल दिस पर्पस, फॉर एफिशिएंसी, फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉर स्टेबिलिटी एंड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल। नाउ इनको इंट्रोड्यूस करने के लिए 2 बार किया गया। एक नरसिम्हम कमेटी आई थी 1991 में, देन आई थी 1998 में। अब उससे पहले क्या चल रहा था, तो उससे पहले अगर हम बात करें तो उसको कहा गया प्री लिबरलाइजेशन एरिया, बिकॉज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1991 में आया। तो 1991 से पहले क्या, तो 1991 से पहले भी बहुत काम हुए। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि नेशनलाइजेशन कब कब हुआ बैंक्स का, तो 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1969 में एंड 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था 1980 में। ठीक है, तो एक तो यही ध्यान रखना है। फिर रीजनल रूरल बैंक्स ओपन किए गए, आई थिंक 1975 या 72 के अंदर ये ओपन किए गए। रीजनल रूरल बैंक्स क्यों, क्योंकि वो एरिया जो थोड़े ग्रामीण क्षेत्र में है तो वहाँ पे भी तो रूरल बैंकिंग प्रोवाइड करनी है, वहाँ पर भी हमें लोगों को क्या इन्वॉल्व करना है, बैंकिंग सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व करना है। सो इसीलिए रीजनल रूरल बैंक्स भी खोले गए। ये 1991 से पहले हो गया। तो 1991 के बाद क्या हुआ और अभी तक क्या चल रहा है, तो देखिए दो बेसिकली, एक तो 1991 के बाद रिफॉर्म्स किए गए जिसको हम एलपीजी बोलते हैं, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर क्या होता है, दैट ये जो परमिट सिस्टम है, लाइसेंसिंग सिस्टम जो है, इसको थोड़ा सा आप बिल्कुल फ्री नहीं करना है बट थोड़ा सा डीरेगुलेट करना पड़ेगा। प्राइवेटाइजेशन के अंदर कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको प्राइवेटाइज किया जाए और बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको भी बूस्ट दिया जाए। ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग आर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड्स, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अपनी इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना थ्रू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज़ एलपीजी। तो एक तो ये रिफॉर्म्स किए गए। दूसरा रिकमेंडेशंस थे नरसिम्हम कमेटी के, जो कि गवर्नर भी रहे एंड उस टाइम पे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे तो वो अपने मनमोहन सिंह जी थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं इंडिया के। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं और मैंने पहली वीडियो में भी कवर किए हैं। तो क्या क्या रिफॉर्म्स किए गए ऑलरेडी मैंने पहली वीडियो के अंदर बताया है, लेकिन अगर नहीं आपने सुनी है तो आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसके अंदर भी आपको समझ में आ जाएगा। डी रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो रेगुलेशन है वो थोड़ा कम करना होगा।
जैसे कि CRR SLR ये दोनों कम करने होंगे। कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कम करना होगा। कैश रिजर्व रेशो वो पैसा होता है जो सेंट्रल बैंक्स कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं। SLR वो लिक्विड एसेट्स होते हैं जो वो अपने पास रखते हैं। तो यहाँ पे बैंक्स को ये कहा गया कि आपको सेंट्रल बैंक के अंदर भी कम पैसे रखने हैं और अपने पास भी कम रखने हैं, और फिर उस पैसे को आप लैंड करिए। तो लैंड करेंगे तो फिर मार्केट के अंदर पैसा आएगा और उससे मार्केट को बूस्ट मिलेगा। सो डी रेगुलेशन किया गया इंटरेस्ट रेट्स का। बेसल नॉर्म स्विट्जरलैंड के हैं और ये इसीलिए होते हैं कि अगर जैसे रिस्क है, किसी को आपने पैसे दे दिए लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, तो कुछ बेसल नॉर्म्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, तो जनधन योजना लाई गई। कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस जैसे कि सरफाइसी एक्ट हो गया है ना, SARFAESI एक्ट हो गया। ये क्या है? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जैसे कि जो लोग लोन नहीं देते हैं तो उसके लिए कौन कौन सा मीन्स तरीका यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर एक तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये भी मैंने वीडियो डाली हुई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। देन पब्लिक सेक्टर कंसोलिडेशन, काफ़ी सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज कर दिया गया। देखिए काफ़ी पहले स्टेट बैंक होते थे, बीकानेर का भी होता था, जयपुर का भी होता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब एक ही स्टेट बैंक चल रहा है। सो इसको बोलते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक कंसोलिडेशन। जैसे काफ़ी सारे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको मर्ज करके एक बना दिया जाए। तो ये सब रिफॉर्म्स किए गए एंड दिस इज़ द रियल बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स। तो यही आपके बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हैं। नरसिम्हम कमेटी ने क्या कहा? नरसिम्हम कमेटी ने क्या रिकमेंडेशंस दिए? तो नरसिम्हम कमेटी ने ये कहा कि गवर्नमेंट की ओनरशिप कम करनी होगी बैंक्स के अंदर। मीन्स लेट प्राइवेट सेक्टर कम, लेट प्राइवेट सेक्टर एक्सप्लोर, लेट प्राइवेट सेक्टर डू समथिंग न्यू। तो प्राइवेट सेक्टर को हमें अलाउ करना पड़ेगा और जो सरकार की ओनरशिप है, गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो कम करनी होगी। इम्प्लीमेंटिंग प्रूडेंशियल नॉर्म्स फॉर एसेट क्लासिफिकेशन, यानी कि जैसे कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कब होंगे, बेड डेब्ट्स कब होंगे, तो इसके लिए 90 डेज़ का क्राइटेरिया रखना है, 90 डेज़ टू 1 ईयर का क्राइटेरिया रखना है। तो ये कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए गए। प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि देखिए प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो बेसिकली मेन एम उसका होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट अर्न करना होता है तो थोड़ा अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, कंपटीशन पर भी फोकस रखते हैं। ये तो हमने देखा ही है। आप किसी प्राइवेट स्कूल को ले लो, किसी गवर्नमेंट स्कूल को ले लो, तो आप कंपैरिजन देख सकते हैं कि कौन सा अच्छा चल रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि सभी गवर्नमेंट स्कूल ख़राब चल रहे हैं, लेकिन हाँ आप ओवरऑल देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट भी बेटर आता है, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन होता है। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना कंप्यूटराइज्ड वे से, आपने देखा है नेट बैंकिंग सॉल्यूशन है, RTGS है, IMPS है, तो ये सब क्या है? दिस ऑल इज इंट्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी फॉर इनहेंस्ड एफिशिएंसी। तो ये सब किसने कहा? ये सब नरसिम्हम कमेटी ने ही कहा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चैलेंजेस क्या हैं? चैलेंजेस यही हैं कि एक तो NPAs बहुत ज़्यादा होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि आपने किसी को लोन दे दिया और लोन वापस नहीं आ पा रहा है। देन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के पास कैपिटल की बड़ी कमी रहती है, तो ये भी डिसाइड किया गया कि 9% की जगह 10% रखी जाएगी। साइबर सिक्योरिटी रिस्क की हैक वगैरह ना हो जाए, है ना, तो ये सब भी डिसाइड किया गया। फिर कॉम्पिटिशन्स आते हैं। देखिए कॉम्पिटिशन बहुत है। किससे कॉम्पिटिशन बहुत है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि इंस्टीट्यूशन से एंड फिनटेक कंपनी से। तो ये कंपनीज जो होती हैं वो बैंक को काफ़ी अच्छी टक्कर देती हैं, और कभी कभी लोग बैंक्स पे ना विश्वास करके इन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके थ्रू कोई भी अपना खाता खुलवा सकता है विद ज़ीरो अकाउंट, ज़ीरो बैलेंस। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आपके पास अवेलेबल है ना। इंटरनेट आपके पास है, मोबाइल बैंकिंग आपके पास है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है ना। आप फ़ोन पे यूज़ कर सकते हो, गूगल पे यूज़ कर सकते हो। देन पब्लिक सेक्टर, अगर हम कंसोलिडेशन की बात करें तो अभी 2019 में भी 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स थे जिनको 4 बड़े बड़े बैंक्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। काफ़ी सारे बैंक्स थे जिनको बंद कर दिया गया। अब ये काफ़ी पुराना है, 2019 का है। 2024 में तो उन बैंक्स के बारे में नहीं पूछेंगे। स्टिल आई विल ट्राई टू कवर इट इन द MCQs पार्ट। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड रिसोर्स एलोकेशन, तो इसके अंदर ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ी और रिसोर्स एलोकेशन भी बढ़ा।
तो इम्पैक्ट्स क्या रहे, देखिए इम्पैक्ट्स यही हैं कि आज हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी मॉडर्नाइज्ड हो चुका है ना। आप घर बैठे बैठे कहीं पे भी कुछ पेमेंट कर सकते हैं। आज ऐसा भी है कि आप बिना कुछ घर से पैसे ले जाए, आप अपने, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप कहीं पे जाके लाखों का सामान खरीद सकते हैं। कस्टमर सर्विस अच्छी है, आप कहीं पे कुछ जाते हैं खरीदते हैं तो वो लोग भी अलाउड होते हैं कि ठीक है फ़ोन पे से सब आप पे कर सकते हैं, आप बैंक के थ्रू पे कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्प्रूव हुआ है। प्रॉब्लम रूरल सेक्टर्स के अंदर हमें थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा, और जो एनपीएज हैं जैसे कि नीरव मोदी टाइप हो गए, विजय माल्या टाइप हो गए, तो इनको थोड़ा सा इफेक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगर हम फ्यूचर की बात करें कि बैंकिंग का फ्यूचर क्या है इंडिया के अंदर, सो ऑब्वियसली इट शुड बी ग्रीन बैंकिंग, इको फ्रेंडली बैंकिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। एंड एआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट येस सम where AI also, instead of help it creates problems. So problems तो होता ही है, but still it is helpful. तो AI एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे कि मतलब कुछ कंप्यूटराइज्ड कनेक्टेड जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड AI एंड ब्लॉकचेन। इससे क्या होगा, फ्रॉड का डिटेक्शन हो जाएगा और अच्छे से काम हो पाएगा। फाइनेंशियल लिटरेसी, सिटीजन्स को बताना पड़ेगा अबाउट बैंकिंग सर्विसेज। So what we can conclude? So we can conclude that yes, banking sector reforms have played a critical role in shaping India's financial landscape. काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है, बट अभी भी काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है, खास करके साइबर सिक्योरिटीज़ एंड एनपीएस में। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपने अपना पासवर्ड अगर बाय चांस किसी को गलत शेयर कर दिया, या फिर आपने कहीं का वाईफाई यूज़ कर लिया, तो कई बार ऐसे होते हैं आपके अकाउंट से पैसे लगातार घटते 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 चले जाते हैं, और फिर आपको साइबर क्राइम में रिपोर्ट वगैरह करनी पड़ती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप these videos proved useful to you, and keep watching our channel. We are also uploading the videos continuously, so and don't forget to like, share and subscribe also. For RPSC first grade exam, and for UGC NET, and for STET commerce, and also for the UPSC commerce and accountancy optional, we are running our courses. With this also RPSC GK course complete is available, and obviously free videos are also available on the YouTube. You can watch them. With free videos also you can achieve your dream. So thank you, and don't forget to subscribe. Thank you so much.